हेलो। गुड इवनिंग। आज जो है वो 29 जनवरी है और आपका जो एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी को है। मतलब आपके पास आज तो 29 ख़त्म ही हो गया है, कल जो मिलेगा मतलब 30 और 31 1 को आपका एग्ज़ाम है। तो कुछ बच्चे गेस क्वेश्चंस के लिए बोल रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि गेस क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको आज पैटर्न बताऊंगा कुछ कि आपके एग्ज़ामिनेशन का क्या पैटर्न है, किस टाइप से क्वेश्चंस को लिखने हैं और कुछ प्रोबेबल गेस क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा शॉर्ट टाइप के लिए। तो आते हैं हम लोग। होप आप ये वीडियो पूरा देख पाएंगे और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और जो इस चैनल पे हमको पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आपको टिल 11-12 से लेके मास्टर डिग्री तक आपको पढ़ना है, तो आपको हर एक स्टेज पे मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो आपसे रिलेटेड जो वीडियो हो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए है ये। और जनरली एक कहा जाता है कि आप पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए। इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो होल ऑफ द सिलेबस से है। गेस क्वेश्चंस का पैटर्न पहले होता था, लेकिन अभी जो है गेस क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे बायोलॉजी में। जैसे मैंने इसमें लॉन्ग टाइप आपको गेस क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। इसके पीछे रीजंस हैं कि आपके सिलेबस में 15-16 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 16 चैप्टर्स में मान लीजिए कि 6 क्वेश्चंस पूछता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है गेस क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप मिलने के। तो इस उन बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा जिन्होंने पूरा सिलेबस पढ़ा है। अब ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, बहुत मतलब एक बार अगर आप हर एक चैप्टर्स को पढ़े हुए हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव इजीली बन जाएगा। बिहार का जो ऑब्जेक्टिव है वो, ठीक है। इसीलिए आपको कभी भी जो नए बच्चे 11th में हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है कि आप अपने हर एक सिलेबस को पूरा पढ़ के जाइए, तो प्रोबेबिलिटीज आपकी ज़्यादा होगी। गेस क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना है। मैंने 2 दिन पहले आपको गेस क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आपको जो पढ़ना है पढ़िए। हाँ, इसको आप देख के जाइए, अगर प्रोबेबल है आप देख के जाइए, अगर मिलेगा तो आप मतलब 1-2 दिन पढ़े रहेंगे तो आपको इजीली राइट हो जाएगा। कैसे लिखते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो ये उसी उन्हीं के लिए है, और जो 11th में बच्चे हैं उनके लिए ये है कि आप पूरा पढ़िए सिलेबस को। जब आप 12 में जाएंगे तो आप पूरा पढ़िए, शॉर्टकट मत पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन में कोई गेस नहीं होता। यहाँ पे तो हम लोग थोड़ा बहुत कर भी लेते हैं, लेकिन कंपटीशन में नहीं होता। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हम ये बता देते हैं कि आपका इंटरमीडिएट एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें 70 क्वेश्चंस जो हैं ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके। तो 70 क्वेश्चंस में आपको बनाने हैं कितने? 35। आप गौर कीजिएगा, 35 ही बनाने हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए ओएमआर सीट दिया जाएगा आपको। आप 35, वो कंप्यूटर से चेक होता है। अगर 36 बनाए तो इनिशियल जो है 35 वो ही चेक होगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए आप गलती मत कीजिएगा, एकदम हर एक 70 क्वेश्चंस को पढ़ना है। और जो 35 आपको लगे कि हाँ वो यही सही है, उसको आप डिज़ाइन करके रख लीजिए कि हाँ ये 35 हमको बनाना है, 36 नहीं बनाना है आपको। 36 बनाएंगे तो ऊपर की ही 35 आपके चेक होंगे। अब पता चलेगा फर्स्ट क्वेश्चन गलत था और 36 वाला सही बनाया आपने, तो एक क्वेश्चन आपका गया नहीं। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे, बच्चे गलतियां करते हैं कि 35 के बदले में ज़्यादा बना दिए तब भी आप गए। तो आपको सिर्फ 35 क्वेश्चन बनाने हैं। आपको ओएमआर सीट मिलेगा। आप ओएमआर सीट पे 35 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पेंट कीजिएगा, मतलब कलर करना होता है उसको बहुत अच्छे से कलर कीजिएगा। मतलब कलर के लिए इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। आप ब्लैक पेन तो जरूर एग्जाम में ले जाइए, एक ब्लैक पेन, ठीक है। और एक आईडी कार्ड जो है अपना वो भी ले जाएंगे। आईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड जो होगा वो ले जाएंगे, या कॉलेज का कोई कार्ड होगा वो आप लेके जाएंगे। ये 2 चीज़ आप लेके जाएंगे। और एक ब्लैक पेन जरूर लेके जाइए, क्योंकि भरने में ब्लैक पेन्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपको शॉर्ट टाइप में 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 में आपको सिर्फ 10 बनाने हैं। ये बनाने वाला है, जितना आपको बना के आना है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप जो बना के आएंगे बस इतना बना के आएंगे। 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, 10 क्वेश्चन सब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर पे दिए रहेंगे, ये गिवन है, ये आपको मिलेंगे। इसमें आपका चॉइस है कि आप इतना ही बनाइए। और लॉन्ग टाइप आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। अब बोलिए 16 चैप्टर में 6 क्वेश्चन कोई गेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। अगर आप बोलते हैं कि जबरदस्ती की नहीं है, हम गेस कर देंगे आपका टकरा जाएगा, प्रोबेबल बहुत कम है। देख लीजिए ना, 16 चैप्टर में कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 3 क्वेश्चंस आपको लिखना है, कहाँ से गेस मिलेगा आपको? तो एक है प्रोबेबल, आप पढ़ के जाइए, जितना पढ़े हैं सबको रिवीजन करके जाइए,
ठीक है, और कोई क्वेश्चन छोड़ के भी नहीं आना है आपको, क्योंकि जिस क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे उसका मार्क्स डिलीट हो जाएगा आपके मार्कशीट से। इसीलिए क्वेश्चन को छोड़ के आने की गलती मत कीजिए, जो भी रिलेटेड है उससे आप लिख के आइए। ठीक है, आपको नहीं पता है, जैसे टाइप्स ऑफ डीएनए पूछा, डीएनए पॉलीमरेज पूछ लिया मान लीजिए आपसे, तो आपको डीएनए पॉलीमरेज के बारे में टाइप्स भले ही नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि ये पॉलीमराइजेशन करता है, रेप्लिकेशन में यूज होता है, आप इतना ही लिख के आइए। लेकिन आप छोड़ के मत आइए, कोई क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो टीचर्स आपको उस पर 0 ही मार्क्स देंगे। आप इतना ही लिखते हैं कि हाँ इसके टाइप्स पे आके अगर आप छोड़ देते हैं तो कम से कम इतना समझ में आया टीचर को कि हाँ आप डीएनए पॉलीमरेज पढ़े थे, हो सकता है आपके दिमाग से निकल गया हो उस टाइम में। तो वो कुछ भी आप लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे उसको। उसके बाद है कि ये आपके मार्किंग स्कीम है, 75 टोटल मार्क है आपका। ऑब्जेक्टिव से 2 मार्क का होता है तो 1 मार्क का होता है तो 35 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। ये 2 मार्क्स का है, 10 नंबर जो बनाने हैं, इससे 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे। और ये 3 क्वेश्चंस बनाना है, ये 5 मार्क्स का होता है तो 15 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। ये तीनों को कैलकुलेट कीजिएगा तो टोटल 75 मार्क्स आपका थ्योरी में आप एग्जाम दे चुके हैं, आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल था, टोटल जोड़ेंगे तो ये 100 मार्क्स का बायोलॉजी का पेपर हो जाएगा आपका। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे मार्किंग स्कीम। हाँ, ऑब्जेक्टिव आपको कलर करना होगा तो अच्छे से कलर कीजिएगा, जितना बड़ा, जैसे ये बॉक्स दिया हुआ है, जैसे ऐसे आपको गोला दिया हुआ है तो आप गोले के अंदर में ही इसको रंगेंगे, गोला से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे गोला कहीं पे रहेंगे तो ऐसा गोला नहीं बनाएंगे, ऐसा गोला रहना चाहिए, बीच बीच में खाली नहीं रहना चाहिए। ये गोला जो है पूरा एकदम डार्क होना चाहिए, कहीं से भी खाली नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप मल्टीपल ये करके इसको एकदम पूरा डार्क करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। हाँ, डार्क जो है वो बॉल पॉइंट पेन से करेंगे, जेल से नहीं करेंगे। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन ले जाइएगा, उससे आप डार्क करेंगे और इस तरह का डार्क होना चाहिए, कहीं भी खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, डार्किंग इस तरह से होना चाहिए। हाँ, इस तरह से थोड़ा छोड़ दिए, ये नहीं वो नहीं, पूरा डार्क। तो ये क्वेश्चन पैटर्न आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम आपको शॉर्ट टाइप पे। ठीक है, शॉर्ट टाइप हम एक दिन पहले आपको इसलिए दे रहे हैं कि आप उसको एक बार देख के जाइए। ठीक है, एक बार देख के जाइए। मैं रियली में बता रहा हूं कि किसी को पता नहीं है कि क्या पूछेगा, किसी को नहीं पता है। ठीक है, इसलिए आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। हाँ, इस पॉइंट्स को देख के जाइए, ये एक प्रोबेबल है, आप देख के जाइए, लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि क्या पूछेगा। लॉन्ग टाइप में कोई अगर टीचर्स बोल रहे हैं कि नहीं ये आप जाइए और यही से क्वेश्चन आएगा, तो आप उनका क्वेश्चन जब पूछ लेगा ना तब मिला के देख लीजिएगा कितना आया। ठीक है, ये रियलिटी है, इसीलिए हमने आपको लॉन्ग टाइप दिया ही नहीं है। ऑब्जेक्टिव बताइए, ऑब्जेक्टिव का कोई गेस ही नहीं होता। हम ऑब्जेक्टिव बता सकते हैं कि हाँ ऐसे बनाने हैं, वो अलग चीज़ है, कि हाउ टू सॉल्व ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये अलग चीज़ है। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ के जाइए, ये भी एक मतलब कंपेरेबल नहीं है, नहीं आप उसको कंपेरेबल नहीं कर सकते। मतलब ये ऑब्जेक्टिव मतलब जो प्रोबेबल है और जो आने वाला है वो कहीं से कंपेरेबल नहीं है, कहीं से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं पता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव्स के जो रिपीटेड होते हैं, वो आप पढ़े होंगे आई होप सो। तो ऑब्जेक्टिव में आप निश्चिंत होकर जाइए, जितना पढ़े हैं उसी से बनाना है आपको, जो थ्रू आउट पढ़े हैं आपके कॉन्सेप्ट से बनेगा। जो चैप्टर पढ़े हैं आई होप इतना ईजी क्वेश्चन होते हैं, जो आप पढ़े हैं उस चैप्टर को तो बन जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में आप ध्यान रखिएगा क्या कि जैसे एक ऑप्शन है आपने मारा कि हाँ ये जैसे ABCD दिया होता है ना, ऑब्जेक्टिव में आपको दिया रहेगा ABCD। ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है, क्योंकि आपको क्या है, निगेटिव मार्क्स है नहीं, तो सब क्वेश्चंस को बना के आएंगे। तो हाँ, 35 आपको नहीं भी आता है तो 35 बना के आएंगे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको गलती होने का से माइनस नहीं होगा। अब ABCD है, मान लीजिए आपको A सही लग रहा है, A को आप टिक करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आप ये देख लीजिए कि B क्यों नहीं होगा, C क्यों नहीं होगा, D क्यों नहीं होगा, ये जरूर आप कंफर्म कर लीजिए। तब जाके आप A क्यों होगा ये भी पता कीजिए कि A ही क्यों हम मार रहे हैं। अगर ये आप करके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि ये होगा और ये 3 क्यों नहीं होगा, ये अगर करके आप बना रहे हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव गलती नहीं होगी। ठीक है, और इसी से आप बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको कंसेप्ट का नॉलेज होना पड़ेगा। आप पढ़े हैं, आई होप सो आप पूरा पढ़े हैं, तो आपको उतना पे भरोसा रखना है आपको अपने पढ़ाई पे। ऑब्जेक्टिव देख के नहीं जाया जाता, ऑब्जेक्टिव आपको खुद कॉन्सेप्ट से ही बनता है। ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी में है कि कॉन्सेप्ट है तो बनेगा, पढ़े हैं अच्छे से तो बनेगा, याद किए हुए हैं तो बिहार का ऑब्जेक्टिव तब भी बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार के ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा ब्रेन का यूज़ नहीं किया जाता। तो आपको ये समझ गया। तो हम आते हैं शॉर्ट टाइप पे। मेनली शॉर्ट टाइप भी
ऐसा क्वेश्चंस होते हैं कि आप किसी को छोड़ के तो आना नहीं है आपको। हाँ, हम आपको 20 क्वेश्चन करीब अराउंड दे रहे हैं जो 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं। आपको जो पढ़ के जाना है जाइए, लेकिन इस 20 क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए। हाँ, पढ़ेंगे कितना दूर में, कितना लेंथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसके लिए भी हम आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में आते हैं, तो शॉर्ट टाइप में जैसे क्रॉसिंग ओवर है, तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, बस एक लाइन का डिफिनीशन है। अगर आप चाहें तो क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम का बना के दिखा सकते हैं, बस एक फिगर बना दीजिएगा, ये क्रॉसिंग ओवर होता है, दिस इज द क्रॉसिंग ओवर, आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। मतलब 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं। अब है, इसमें पूछता है कभी कभी डिफरेंस बिटवीन एंटीबायोटिक्स और इंटरफेरोन। तो एंटीबायोटिक्स ये क्या है, तो एंटीबायोटिक्स कहाँ से निकलता है, मतलब कोई एक पेनिसिलियम नोटेटम से जैसे पेनिसिलिन निकलता है, वो एग्जांपल दे सकते हैं। इंटरफेरोन क्या है, इंटरफेरोन वायरस इन्फेक्टेड सेल से कुछ प्रोटीन सिक्रेट होते हैं जो दूसरे सेल्स को वायरस इन्फेक्शन से बचाते हैं। बस इतना लिख देने से हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको 2 नंबर का है तो 1 पेज लिखना है, नहीं। अगर फिगर वाला क्वेश्चन है तो आप फिगर बना दीजिए। नहीं, फिगर अगर जहां पे बनने का प्रोबेबिलिटी है वहां फिगर जरूर बनाइए, क्योंकि बायोलॉजी फिगर से ही चलता है। अब अगर फिगर बना देते हैं तो टीचर को होता है कि हाँ ये बच्चा जानता है इस चीज को, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे फिगर बनाने वाला क्वेश्चन है उसको आप ज्यादा चूज करेंगे, उसमें मार्किंग ज्यादा अच्छा होगा आपका। मार्किंग कैसे अच्छा होता है कि आप अगर फिगर बना के कुछ एक्सप्लेनेशन लिखे हैं तो प्रोबेबल है कि आपका मार्किंग अच्छा होगा, क्योंकि बायोलॉजी में फिगर का इंपॉर्टेंस है। उसके बाद जैसे है फ्लावर स्ट्रक्चर, कभी पूछ देगा आपको पिस्टिल का स्ट्रक्चर बना दीजिए, तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर बनाना है, या गाइनोशियम में जो ये है, या आपको मेल पार्ट का, यही 2 पूछता है क्योंकि 12 में यही पढ़ना है आपको। तो गाइनोशियम और स्टामिन का फोटो बनाना, तो क्लैरिफाई स्ट्रक्चर बनाइए कि ये गाइनोशियम है, ये मतलब ये थैलेमस बना के रखिए, थैलेमस बना दिए, थैलेमस पे गाइनोशियम दिखा दिए कि ये गाइनोशियम है। तीनों पार्ट का लेवलिंग अच्छा से होना चाहिए। जैसे ये थैलेमस है तो आप इसमें एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं कि हाँ ये गाइनोशियम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ये बना सकते हैं कि ये एंड्रोशियम है, और इसके डिफरेंट पार्ट्स का नाम, ये पार्ट्स का क्या नाम है, ये पार्ट्स का क्या नाम है, ये ओवरी है, ओवरी के अंदर में ओव्यूल्स होता है, ये बना के दिखा सकते हैं, ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। नेमिंग प्रॉपर होना पड़ेगा, ठीक है। ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल्स है, ये पिस्टिल का ये पार्ट्स है, उसी पार्ट्स को आप लिख लीजिए कि पिस्टिल में इतने पार्ट्स होते हैं, स्टामिन में इतने पार्ट्स होते हैं, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। मतलब उसमें कुछ याद करके जाने की जरूरत नहीं है। आई होप सो आप अगर अच्छे से कंसेप्ट से पढ़े हैं तो ये सब बस फिगर को देखते जाइए, उसी फिगर को लिख दीजिए। नहीं तो बहुत भारी नहीं है, 1 दिन का समय है इसलिए मैं दे रहा हूँ कि ये बहुत भारी नहीं है, बस एक बार आपको देखना है बस। जस्ट आई होप आप पूरा अपना पढ़ाई जो है कंप्लीट कर चुके होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स है, 3 पार्ट्स हैं इसमें। उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए है, नहीं तो टाइप्स ऑफ आरएनए में पूछता है कि एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए क्या काम करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना पड़ेगा कि एमआरएनए ये ट्रांसक्रिप्शन से जो बनता है, उसके बाद उसमें आरआरएनए है, टीआरएनए है, तो टाइप्स ऑफ आरएनए लिख सकते हैं। या टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज भी पूछता है कभी कभी, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो आप पढ़े होंगे, मैं आपको पढ़ाया हूँ, ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में बहुत ऑब्जेक्टिव में भी रहते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, इससे जो है वो आरआरएनए बनते हैं, इससे एमआरएनए बनता है और इससे टीआरएनए बनता है। ये तो एकदम दिमाग में रखिए, इससे आपके ऑब्जेक्टिव्स भी बनेंगे। 1 to 3 से आरएमटी-आरएनए बनते हैं, नहीं तो ये भी आप दिमाग में रखिए। 2 है कंफ्यूजन इसमें, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये भी पूछते हैं डाइवर्जेंट ये इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, बस डिफिनीशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन किसको बोलते हैं, जैसे होमोलोगस ऑर्गन जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है, एनालोगस ऑर्गन जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनता है। तो आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा रिलेट करके इसको देख लेंगे। उसके बाद एक होता है फूड चेन, नहीं हाँ इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन, इसको आप जरूर देख के जाइए कि एनालोगस ऑर्गन क्या है, मतलब सेम फंक्शन डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से ही बनता है। और ये इससे डाइवर्जेंट से होमोलोगस ऑर्गन बनते हैं, मतलब सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे होमोलोगस। फूड चेन है, फूड चेन और फूड वेव, ये 2 चीज़ बहुत कॉमन है। फूड चेन मतलब एक इकोलॉजी का क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे, इसको आप देख लेंगे एक बार, फूड चेन और फूड वेव को, दोनों को। उसके बाद आते हैं हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे इको R1 GAATTC जो कटिंग साइट है उसका,
ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को काटता है। टोपोआइसोमेरेज जो है डीएनए के 1 स्ट्रैंड्स को काटता है, और ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटता है एक पर्टिकुलर साइट पे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स पे। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। ये स्टेरिलाइजेशन जो है वो आपको यहाँ से पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन बहुत टाइप के हैं। टिश्यू कल्चर आपको दिया हुआ है ना, उसमें प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन पढ़ना है आपको। हाँ, सेल डिवीजन और इसका डायग्राम, खास करके मियोसिस आपको पढ़ना तो 11th में है, लेकिन आपका कंसेप्ट है मियोसिस का आपको चैप्टर नंबर 2 और मतलब प्लांट का जो पॉलन ग्रेन बनता है और एनिमल में जो स्पर्म और ओवा बनते हैं, इसमें मियोसिस है। तो इसका कोई स्टेज पूछ सकता है आपको, कभी कभी पूछता है कि आप मेटाफेज का डायग्राम बना के दिखा दीजिए, एनाफेज का डायग्राम बना के दिखा दीजिए। तो आप 11th से थोड़ा सा डायग्राम जरूर देख लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आप भुला गए होंगे तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। उसके बाद ये है जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफॉलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। मतलब ये जो ट्रांसफर होता है, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी जब बनता है तब इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो जिफ्ट किसको बोलते हैं, गिफ्ट और जिफ्ट है। तो इसमें जिफ्ट आप देख लीजिएगा, गिफ्ट मत देखिएगा। गिफ्ट में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा तो आएगा। डिजीज से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे पैथोजन के नाम बता दीजिए, जैसे एमोबाइसिस है, मलेरिया है, हाँ, कि मलेरिया का जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, वो एमोबाइसिस का इंटेमेबा हिस्टोलिटिका है। तो आपको जो डिजीज 2-4 ही 5 दिया हुआ है डिजीज, उसके पैथोजेंस के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, वो पूछता है। ये ऑपरेंट मॉडल्स है। ऑपरेंट मॉडल्स जो आपको लैक ऑपरेंट है, उसमें जो है ना कि ये पी है, ये ओ है, ये जीन का अरेंजमेंट ZYA। तो स्ट्रक्चरल जीन कौन है, प्रोमोटर कौन है, ऑपरेटर कौन है, नहीं। तो ये एक जीन का पूरा अरेंजमेंट, जो ऊपर में फिगर नहीं दिया हुआ है एक, बस उस फिगर को बना के कौन सा जीन कहाँ पे है वो अरेंजमेंट पूछता है। लैक ऑपरेंट फुल लेंथ में भी पूछता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं, कभी कभी बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन पूछता है। अभी तो चैप्टर 1 हटा दिया है, तो बाइनरी फिशन पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। फूड वेब के बारे में हमने आपको बताया ही है। पिरामिड्स के बारे में पूछता है। पिरामिड्स कभी कभी बोलेगा एनर्जी का पिरामिड बना दीजिए। किसी भी सिस्टम का एनर्जी का पिरामिड अपराइट ही होता है, 10% लेनमान का रूल से, उसके चलते। या बायोमास का पिरामिड्स पूछ सकता है, या नंबर का पिरामिड्स पूछ सकता है। तो पिरामिड्स का फोटो जरूर देख के जाइए कि किसका पिरामिड कैसा होता है। एनर्जी का ऑलवेज अपराइट होता है, ये आपको मालूम होगा। उसके बाद एक है ह्यूमुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन से नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में एक पढ़ना है ना। तो बीटी कॉटन्स नहीं पूछेगा इस बार, क्योंकि अगले बार पूछा हुआ है। तो आप ह्यूमुलिन्स को देख के जरूर जाएंगे। ह्यूमुलिन्स पूछ सकता है आपको, लॉन्ग टाइप में भी पूछ सकता है, शॉर्ट टाइप में भी। तो इसको अच्छे से देख के जाइए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स। टाइप्स ऑफ सिंड्रोम्स में जैसे डाउन सिंड्रोम है, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है। 3 सिंड्रोम्स आपको पढ़ना ही है। उसके बाद आपका कुछ ऑटोसोमल डिजीज भी है, नहीं, फिनाइलकीटोन्यूरिया है, आपको थैलेसीमिया है, ठीक है। ये सबको एक बार देख के जानिए। और कुछ सेक्स लिंक डिजीज भी हैं, नहीं, जैसे आपको हो गया कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया। तो बस एक बार इसको देख के जाना है। तो कलर ब्लाइंडनेस, हेमोफीलिया तो दोनों जो है रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है। और ये डाउन सिंड्रोम्स जो है 21 ट्राइसोमी है। क्लिनफेल्टर्स और टर्नर्स जो है वो, इसमें एक एक्स बढ़ता है, एक में एक एक्स घटता है। तो XXY हो जाता है। एक एक्स बढ़ने से क्या, क्लिनफेल्टर्स और टर्नर्स में एक एक्स घट जाएगा, तो वहाँ X0 हो जाता है, आपको पता होगा। तो एक टाइप्स ऑफ सिंड्रोम जो है उसको देख के जाएंगे आप। उसके बाद अब पूछता है कभी कभी कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब होता है साथ साथ आना, जैसे ब्लैक पैचेज और व्हाइट पैचेज स्किन, कैटल के स्किन कलर पे होते हैं। जैसे हमारा AB ब्लड ग्रुप है, तो ये कोडोमिनेंस है, ठीक है। दोनों एक साथ आएंगे, इसमें रिसेसिव नहीं होता। तो इसमें जब आप क्रॉस बना के दिखाएंगे तो दोनों को डोमिनेंट रखेंगे, पेरेंट्स को। जैसे BB लिखते हैं, WW लिखते हैं, तो BW आता है। जैसे आपको कोडोमिनेंस में आप देखे होंगे कि अगर BB लिखेंगे और WW लिखेंगे, तो ये दोनों कैपिटल लिखना पड़ेगा, इसका स्मॉल नहीं लिखेंगे, क्योंकि बोथ आर डोमिनेंट। और इससे जब गैमेट बना के F1 जाएंगे तो BW आता है, इसको रोन कलर बोलते हैं, नहीं। तो BB कैपिटल, WB कैपिटल, यही है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो आपको पता होगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होता है, मिक्सिंग ऑफ कलर, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स बोला जाता है इसको। लेकिन इसमें जो है जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों का रेशियो क्या होता है, 1:2:1 ही होता है, ठीक है। तो आप इसके क्रॉस को देख के जाएंगे। एग्जाम्पल, जैसे इसका क्रॉस पूछा तो एक बोलेंगे बोथ एलील्स आर डोमिनेंट इन F1 जनरेशन, क्योंकि डोमिनेंस का लॉ वहीं से आया है।
और इनकम्प्लीट में देंगे कि दे आर ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स, मतलब मिक्सिंग ऑफ कलर्स, तो दोनों के बीच का आता है। जैसे रेड व्हाइट को क्रॉस करते थे तो पिंक कलर आता था, आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद एक है माइक्रो इंजेक्शन, ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एग को स्पर्म से फ्यूज करते हैं तो वहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन का यूज करते हैं, जिसमें एक स्पर्म के न्यूक्लियस को डाल दिया जाता है एग में। नहीं तो ये भी आप एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। आई होप मतलब इजीली है, बच्चे कोई टेंशन नहीं लेना है, एकदम इजीली, मतलब 10 मिनट में आप 2-3 क्वेश्चन देख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। और बी कॉन्फिडेंट रहिए, आपका एग्जाम है, ठीक है, जो है पढ़ा हुआ मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम दे देना है अच्छे से, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे बिंदास, सब क्वेश्चन को लिखना है। मार्किंग छोड़ दीजिए, मार्किंग आपके हैंड में नहीं है, सब क्वेश्चन को टच करना है, ये आपके हैंड में है, उसको छोड़ के मत आइए, आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आते हैं हम आपको, एक कभी कभी पूछता है बायोपिरेसी क्या है। बायोपिरेसी मतलब जो साइंटिफिक पढ़े लिखे आदमी चुराते हैं ना सामान को, हाँ, ऐसे नहीं कि गरीब आदमी चोर होता है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। पढ़े लिखे महाचोर होते हैं, कभी कभी वो चुरा लेते हैं, आपका दिया हुआ सामान हम चुरा लिया, इस टाइप से। तो वो चुराने को जो साइंटिफिक में अगर किसी का काम किया हुआ है उसको अगर आप चुरा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोपिरेसी, ठीक है। तो बायोपिरेसी इसमें आता है, जैसे अमेरिका ने हमारा ये बासमती चावल चुराने का कोशिश किया, नहीं तो वो फिर हम लोग ले आए उसको रिटर्न बैक, नहीं ये मेरा है, आप नहीं ले सकते उसको। हाँ, उसके लिए कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, तो उसमें एक बायोपिरेसी पूछता है, या बायो वार भी पूछता है कभी कभी। नहीं, जैसे बायो वार जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म से किया जाता है जो जिसका इलाज नहीं है तुरंत में, या बंद हो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स हमारे यहाँ अभी नहीं है, तो यह दुनिया में नहीं है, अगर स्मॉल पॉक्स फिर से कहीं कोई फैला दे तो दैट इज बायो वार, ठीक है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि रीजन ऑफ सक्सेस ऑफ मेंडल के सक्सेस के क्या रीजंस थे, इसके बारे में 2-4 लाइन आप पढ़े ही होंगे, आई होप सो। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, 1 2 3 होता है टाइप्स, जिसमें जो 3 होता है वो हाईली एक्टिव होता है और 2 जो होता है हाईली इनएक्टिव होता है, मतलब 1 और 3 काम नहीं करता है तब 2 काम करेगा। हाँ, टाइप्स ऑफ 3 टाइप के हैं, 1 2 3। इसमें एक बात जरूर याद रखिएगा, तीनों में पॉलीमराइजेशन कैपेसिटी है 5' to 3' और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होता है, तीनों में, याद नहीं करना है, एकदम तीनों में दोनों एक्टिविटी होता है, 5' to 3' भी कर सकता है, 3' to 5' भी कर सकता है। हाँ, इसमें सबसे एक्टिव कभी पूछ देता है कि डीएनए पॉलीमरेज में सबसे एक्टिव कौन है, तो डीएनए पॉलीमरेज में सबसे एक्टिव 3 होता है और सबसे ज्यादा कम एक्टिव कौन होता है, 2 होता है, यस। तो ये इसको आप देख के जाएंगे एक बार। उसके बाद हमने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, एक थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे आपको पूछ दिया कि यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है, बता दीजिए, तो आप एक फिगर बना सकते हैं न्यूक्लियस का, आप दिखा सकते हैं कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो बीच में होता है, हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है साइड में होता है, ठीक है। न्यूक्लियर का इन्वेलप दिखा सकते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दिखा सकते हैं, न्यूक्लियर पोर्ट दिखा सकते हैं, हो गया। या इसमें भी क्रोमोसोम बना के दिखा सकते हैं कि हेट्रोक्रोमेटिन सेंट्रोमेयर का अपर एंड लोअर पोर्शन पे होता है और एकदम टिप पे होता है, और यूक्रोमेटिन इसके बीच में होता है, ये यूक्रोमेटिन है, ठीक है। तो इस टाइप से आप 1-2 फिगर बना के, 1 फिगर 2 फिगर बना के, मतलब फिगर के बेस पे भी दिखा सकते हैं। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन हमने, ये एक्स2 कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। एक्स2 का एग्जाम्पल तो पूछेगा ही पूछेगा, ऑब्जेक्टिव तो तय मान के चलिए कि पूछना ही है, एकदम तय है, बिना एक्स2 से जा ही नहीं सकता। तो इसमें आप याद रखेंगे कि जो नेचुरल प्लेस पे सेव किया जाता है, जैसे टाइगर को आप जंगल में सेव कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड इन सिटू, नहीं। और टाइगर को अगर आप पिंजरे में रख के और प्रोटेक्टेड एरिया में अपने संरक्षण में रख रहे हैं, कि नहीं हम जू में रख रहे हैं कि उसका ब्रीडिंग अच्छा हो, चाइल्ड का केयर हो, नहीं पॉपुलेशन बढ़े, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। अगर आप प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं तब उसको हम लोग एक्स2 कंजर्वेशन बोलते हैं। तो इसका से तो ऑब्जेक्टिव तय है, पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, आदमी भुला जाता है कि एक्स2 का एग्जाम्पल क्या है, इन-सिटू का एग्जाम्पल क्या है, खास करके नेशनल पार्क, और इसमें 1-2 वर्ड है बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो कुछ जो है वो बोटेनिकल गार्डन और नेशनल पार्क, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप इसमें यही लिखा हुआ है कि अगर कोई कंजर्व किया गया है एक्स2 में, तो वो अपने ओरिजिनल प्लेस से हट के कंजर्व किया गया है, तो एक लाइन लिख देंगे, हो जाएगा। हाँ, आर्टिफिशियल हैबिटेट होता है इसका एक्स2 कंजर्वेशन, नेचुरल से हटा के हम रखते हैं। हाँ, इसका एग्जाम्पल जरूर आप याद रखिएगा कि एक्वेरियम है, एक्वेरियम तो हम घर में लगाते हैं ना, बोटेनिकल गार्डन है,
क्रायो प्रिजर्वेशन है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन से भी एक क्वेश्चन आता है। -197 डिग्री सेल्सियस में, माइनस में हम किसी अगर मतलब मटेरियल्स को प्रिजर्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रायो प्रिजर्वेशन। डीएनए बैंक है, जू है, ये सब क्या है। हाँ, इसमें आप जरूर याद रखिएगा कि ये बोटेनिकल गार्डन जो है ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि ये किस में आता है, इन सितु या एक्स सितु में। ये किस में आएगा, एक्स सितु में, ठीक है। और नेशनल पार्क्स जो हैं वो किस में आएंगे, वो इन सितु कंजर्वेशन में। ये दो बहुत कंफ्यूजिंग है। और नेशनल पार्क्स में जूलॉजिकल पार्क्स भी एक क्वेश्चन आएगा, वो भी आपको कंफ्यूज करेगा। तो जूलॉजिकल पार्क्स कहाँ पे, तीन क्वेश्चन, तीन का एकदम प्रिजर्वेशन याद रखिएगा। नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क जूलॉजिकल पार्क हम लोग बनाते हैं इसलिए वो एक्स सितु में आता है, और नेशनल पार्क्स जो है वो मतलब इन सितु में कंजर्वेशन में है, और जूलॉजिकल पार्क एक्स सितु में है। क्लियर है। और ये बोटेनिकल गार्डन्स जो हैं वो भी क्या है, हम लोग पेड़ लगाते हैं बोटेनिकल गार्डन्स में, हम लोग प्रिजर्व करते हैं प्लांट को, तो ये भी एक्स सितु कंजर्वेशन है। तो ये तीन चीज़ को जरूर देख के जाएंगे आप। उसके बाद लिखना एक दो ही पेज में है। हाँ, कभी कभी डिफिनीशंस टाइप्स का क्वेश्चन पूछेगा। अगर मान लीजिए कॉमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म का डिफरेंस पूछ लिया तो आप दोनों के डिफिनीशंस को जरूर लिखेंगे एग्जाम्पल के साथ। जैसे एमेंसलिज्म क्या होता है, एक को हार्म होता है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता, नहीं। तो इसमें जैसे पेनिसिलियम नोटाटम है बैक्टीरियम, तो पेनिसिलियम को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक्टीरिया को हार्म होता है, ठीक है। एक को ना प्रॉफिट ना लॉस और दूसरे को हार्म, दैट इज कॉल्ड। तो एमेंसलिज्म सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और कॉमेंसलिज्म भी आपको अब जरूर याद रखिए कि इसमें वन इज ऑलवेज बेनिफिटेड बट अनदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म। तो ये दो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो कॉमेंसलिज्म होता है कि एक को 100% बेनिफिट होगा, दूसरे को ना तो बेनिफिट होगा ना तो हार्म होगा। एमेंसलिज्म को है एक को ना तो बेनिफिट होगा ना तो हार्म होगा, दूसरे को हार्म होगा। तो जस्ट एक उल्टा टाइप है ये। तो इस दोनों डिफिनेशंस को आप जरूर देख के जाएंगे, आई होप सो। उसके बाद अगर पूछेगा जैसे लॉ ऑफ, कोई लॉ पूछेगा तो लॉ में आप अच्छे से लिखेंगे। जैसे थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो पूछता है। और ये डायहाइब्रिड क्रॉस से एक लॉ आया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आप अच्छे से देख के जाइए, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप के लिए, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। तो अगर आपको लिखना होगा तो इसी पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि कैसे लिखना है, ठीक है। पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं, फिगर जहाँ पे है फिगर भी बना सकते हैं। इसमें जैसे फिगर नहीं आएगा तो लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ तोड़ के, नहीं। तो आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए। अगर आप बेसिक कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप अच्छा से लिख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए बहुत प्रेशर नहीं डालना है ब्रेन पे, एकदम इजीली वे में आपको जो देख के जा सकते हैं उसको इजीली वे में। एग्जाम में कभी टेंशन नहीं लेना है, ये लाइफ का पहला और लास्ट एग्जाम नहीं होता, ठीक है। एग्जाम को आप इंजॉय कीजिए, एग्जाम को इंजॉय कीजिए, ठीक है। अच्छा गया, बहुत अच्छे पढ़े हैं, जाएगा, इसके लिए एकदम लगे हुए हैं ऐसा नहीं है। हाँ, अभी का जो है एकदम रिलैक्सिंग मूड है, ठीक है। इसीलिए मैं बहुत लास्ट में, अब बस कल होके आप एक बार देख लीजिए, कल परसों आपको सो जाइए। हाँ, एग्जाम के रात में सो के जरूर जाइएगा, नहीं ऐसा नहीं कि भर रात पढ़ रहे हैं कल एग्जाम है और पता चलेगा एग्जाम में नींद आ रहा है। क्योंकि सोने से क्या होता है, नहीं मोदी जी भी बोलते हैं सोना है नहीं, तो सोने से क्या होता है आपका ब्रेन का एक्टिविटी बढ़ जाता है, नहीं। अब ऐसा नहीं कि सर सुतले रहेंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं। पढ़ने के बाद अगर सोते हैं आप अच्छे से तो आपके ब्रेन का मतलब जो एक्टिविटी है वो कंसर्न रहेगा, ज़्यादा एक्टिव ब्रेन रहेगा। और जब नहीं सोए रहेंगे तो आपका ब्रेन जो है डल हो जाएगा, रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा। आपको जो 2 सेकेंड में सोच सकते थे उसके लिए 10 सेकेंड लगेगा, मतलब टाइम जो रिएक्शन टाइम है आपका बढ़ जाएगा। तो रिएक्शन टाइम को नहीं बढ़ाना है, आराम से सो के जाना है, मस्ती में 8 घंटा। एग्जाम के कोई भी एग्जाम होता है 8 घंटा रात में सो के जाइए बिंदास, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्योंकि एग्जाम के रात में पढ़ के अभी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए आराम से सोना है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपका कुछ क्वेश्चंस है। तो कुछ जो बच्चे मतलब नहीं, मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल के मतलब को पढ़ना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी करना चाहते हैं, उनको 10th के बाद ही सीरियस हो जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपटीशन लेवल जो है वो 11th और 12th के सिलेबस को ही पकड़ता है। तो आपको अगर लगे कि मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ ऑफलाइन में, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। कुछ बैचेस भी होते हैं ऑफलाइन में, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सेंटर झंझारपुर में है अभी, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ जो हमारे बच्चे थे पहले, नहीं ये दरभंगा का ही फिगर है। और बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स। आई होप आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा।
और बिंदास लेके एक काम करना है, सो के जाना है एग्ज़ाम में, कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इतना दिन नहीं लिया यार तो अब क्या लेना है, ठीक है। और यहाँ तक आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ही लीजिए, आगे कुछ कुछ गेस क्वेश्चंस काम आएगा। और बिहार बोर्ड में गेस क्वेश्चन ना कम मिलता है, बाकी चीज़ में ऑनर्स में मिलता है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। तो इसमें तो बिंदास जाइए। क्वेश्चन क्या क्या करना है आपको, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। जो क्वेश्चन आता है उसके प्रोबेबल में इर्द गिर्द जो भी आता है आप लिख के आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव जब बनाएंगे तो सोच के बनाएंगे कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, क्यों है, ठीक है, इसको सोच के बनाएंगे। और जो पढ़ते हैं उसको कोई टेंशन नहीं है, जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो कोई टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम है, हो जाएगा यार, पास करोगे, टेंशन नहीं है। नहीं, लेकिन बोलेंगे सर लॉन्ग टाइप नहीं दिए, लॉन्ग टाइप नहीं दिए इसलिए नहीं दिए कि आप थ्रू आउट पढ़ के जाइए, ठीक है। लॉन्ग टाइप आप बताइए ना, 15-16 चैप्टर्स में 6 क्वेश्चंस आप सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए अगर कोई लॉन्ग टाइप दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं 100% मिलेगा, तो एग्जाम के बाद देख लीजिए उनका क्वेश्चन कितना मिला है, ठीक है। तो ये बात है, बायोलॉजी में तो हमको नहीं लगता है कि लॉन्ग टाइप देना चाहिए, क्योंकि जब हम आपको क्वेश्चन देते हैं तो बच्चे बाइंड हो जाते हैं, नहीं कि हमको यही पढ़ के जाना, बाकी छोड़ देंगे, अब बाद में नहीं मिला तो नहीं। इसीलिए आप पूरा पढ़ के जाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और इतना क्वेश्चंस को आप जरूर देख के जाएंगे, आई होप सो। हम लोग भी थोड़ा मेहनत किए हैं इस पर, लेकिन अब देख के जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव अच्छे से बनाना है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। ये बात फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी लागू होती है, ठीक है। बहुत सो के जाइए, अच्छे से बनाइए। बेस्ट ऑफ लक।